16 में मेरे पिताजी की हत्या कर दी गई। अच्छा, हत्या कर दी गई। और उस हत्याकांड में जो स्थानीय विधायक थे उनका नाम आया था, उनके शूटर्स ने उनकी हत्या की। ये ऑन रिकॉर्ड है, ऑन पेपर है, सब कुछ है। सबसे बड़े अवसरवादी नेता है वो शिवानंद तिवारी। जहाँ पॉलिटिकल लाभ मिलेगा वहां चले जाएंगे। माननीय विधायक जी अपने ठेकेदारों के माध्यम से, दलालों के माध्यम से उसका 7.5 करोड़ रुपया खा गए। 7.5 करोड़ खा गए। ऑन रिकॉर्ड है कि 7.5 करोड़ रुपए उसमें से खर्च हो गया। जितने भी खूंखार अपराधी थे हमारे पिताजी की हत्या में, जो लोग शामिल थे, उनको पॉलिटिकल संरक्षण माननीय राहुल तिवारी और उनके पिता शिवानंद तिवारी दिया करते थे। 15 में हमारे पिताजी हारे थे और ये जीते थे, लेकिन जीतने के 2-3 महीने के बाद ही इन्होंने मेरे पिताजी की हत्या करा दी थी। यहाँ हमारी भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन बिहार में टेक्नोलॉजी की बात करती थी, डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी की बात करती थी, AI वाले टेक्नोलॉजी की बात करती थी, बिहार के युवाओं को मॉडर्न टेक्नोलॉजी से इक्विप करने की बात करती थी। तो यहाँ इन ऑपोजिशन ऑन द अदर हैंड आरजेडी वाले कट्टा और बंदूक की बात किया करते थे। तो वो दौर जा चुका है। आज के डेट में बिहार के युवा अपने आप को कंप्यूटर से रिलेट करते हैं, ना कि कट्टा से। ये बात भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन समझती है, ना कि आरजेडी वाले। और आरजेडी के शासन काल में वो बिहार दौर भूला नहीं है, तो हर घर से बच्चे किडनैप होते थे, हर घर की लगभग महिलाओं के सुहाग उजाड़ दिए जाते थे, हर घर से रंगदारी मांगी जाती थी। वो बात कोई भूला नहीं है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम आ चुका है, नई सरकार का गठन हो चुका है, मंत्रिमंडल का बंटवारा, और अब हम बातचीत कर रहे हैं कुछ ऐसे नेताओं से जो युवा चेहरे इस बार विधायक बन के विधानसभा पहुंच रहे हैं। खासकर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी इस बार उसने युवाओं पर जमकर भरोसा किया, पहले टिकट दिया और अब मंत्रिमंडल में भी जगह मिल रही है। लेकिन देखिए, चुनाव परिणाम के बाद एक क्षेत्र की खूब चर्चा हुई, शाहपुर विधानसभा। शाहपुर विधानसभा की चर्चा इसलिए क्योंकि उस क्षेत्र के बड़े राजनेता शिवानंद तिवारी राजद में रहे। हार के बाद सोशल मीडिया के जरिए तेजस्वी यादव, लालू यादव को बहुत कुछ कहा। उनके बेटे राहुल तिवारी शाहपुर विधानसभा से, जो कि निवर्तमान विधायक, चुनाव लड़े और चुनाव हार गए। हारे किससे? तो बीजेपी के एक युवा चेहरे से, बीजेपी के एक कर्मठ कार्यकर्ता से, जो जमीन से जुड़ा रहा और जमीन की राजनीति करते हुए विधायक का टिकट पाया और चुनाव लड़ा। और राहुल तिवारी को शाहपुर विधानसभा में शिवानंद तिवारी के बेटे को हार का मुंह देखना पड़ा। 2 बार से राहुल तिवारी जीत रहे थे, लेकिन इस बार हैट्रिक नहीं लगी, क्योंकि राकेश रंजन ओझा बीजेपी के उम्मीदवार ने उनको शिकस्त दे दी। हमारे साथ राकेश रंजन ओझा जी जुड़े हुए हैं। पहले तो ये जो आपको जीत मिली, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, जीत मेरी नहीं है, ये पार्टी का जो मुझ पर विश्वास था उसकी ये जीत है, और शाहपुर की जनता की ये जीत है। पिछले 10 सालों में शाहपुर की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही थी। जो प्रतिनिधि को वो लोग चुनकर भेजते थे, वो प्रतिनिधि क्षेत्र के प्रति कभी भी ईमानदार या वफादार नहीं रहा। कई एक समस्याएं पिछले 10 सालों में हमारे क्षेत्र में आई, जिसको काउंटर करने में हमारे जनप्रतिनिधि विफल रहे थे, जिसके वजह से जनता ने इस बार पूर्ण रूप से बदलाव करने का निर्णय लिया और लालटेन को बुझाकर शाहपुर में कमल खिलाने का निर्णय लिया। पहले भी शाहपुर में कमल खिला हुआ, पहले भी आपके विधायक बनते रहे। पिछले 2 बार से लगातार हार हो रही थी बीजेपी की। क्या कारण रहा पिछले 2 चुनावों में, और इस बार क्या कुछ नया रहा शाहपुर में? देखिए, पिछले जो 2 चुनाव हम लोग हार रहे थे, पूर्व में हमारी चाची वहां से 2005 में और 10 में 2 टर्म विधायक रही। लेकिन 15 में हमारे पिताजी लड़े, वो हार गए बीजेपी से। जी, बीजेपी से, वो बतौर बीजेपी कैंडिडेट वो लड़े थे। फिर 16 में मेरे पिताजी की हत्या कर दी गई थी। अच्छा, हत्या कर दी गई। और उस हत्याकांड में जो स्थानीय विधायक थे उनका नाम आया था, उनके शूटर्स ने उनकी हत्या की। ये ऑन रिकॉर्ड है, ऑन पेपर है, सब कुछ है। लेकिन 2020 में हम लोग लड़ना चाहते थे, सिंबल नहीं मिल पाया, हमारे वोटों का डिवीजन हो गया। तो आप 15 की परिस्थिति देखेंगे तो माननीय नीतीश जी से महागठबंधन के हिस्सा थे, और जेडीयू का वोट उनके साथ ट्रांसफर हो गया था। इसके चलते वो 15 में जीतने में सफल हो गए। और 20 में जब नीतीश जी वापस भी आए तो हमारे वोटों का डिवीजन हो गया। क्यों हो गया आपके वोटों का? हम लोग इंडिपेंडेंट लड़े थे, हमारी चाची बीजेपी से लड़ी थी। कुछ मतलब परिवार में ही आपसी मतभेद था, पॉलिटिकल मतभेद था, मतभेद नहीं था।
लेकिन उसको हम लोगों ने 25 के चुनाव में दूर कर लिया। हमारी चाची भी हमारे साथ थी, हमारे परिवार हमारे साथ था, बीजेपी और जेडीयू एक साथ थे, अन्य गठबंधन के दल भी हमारे साथ थे। पूर्ण रूप से जो परिस्थितियां हर बार बन जा रही थी 15 और 20 में, वो परिस्थिति इस बार कुछ बनी नहीं। और पिछले 10 सालों में ये विधायक रहते हुए क्षेत्र में कोई काम नहीं। राहुल तिवारी जो विधायक थे आरजेडी के, हमेशा क्षेत्र में जातिगत द्वेष घोलने का प्रयास किया, हमेशा 2-3 जातियों को आपस में लड़ाने का काम करते रहे, और काम के नाम पर उन्होंने कभी वोट मांगा ही नहीं, ना ही कोई राजनीति की वहां। अच्छा, आपको याद होगा, आप लोग तो मीडिया से जुड़े होंगे, हमारे क्षेत्र में एक गांव है जवैनिया, जो बाढ़ के कटाव में काफी पीड़ित, इस बार तो खूब चर्चा में रहा। जी, वो गांव हमारे ही क्षेत्र का है। उस गांव को बचाने के लिए हमारे सरकार ने 9.5 करोड़ रुपया दिया था। इसको आरोप है, लोग कहते हैं, हम लोग भी सुनते हैं, माननीय विधायक जी अपने ठेकेदारों के माध्यम से, दलालों के माध्यम से उसका 7.5 करोड़ रुपया खा गए। 7.5 करोड़ खा गए। ऑन रिकॉर्ड है कि 7.5 करोड़ रुपया उसमें से खर्च हो गया, और 7 बोरी सीमेंट भी आपको वहां बालू नहीं मिलेगा उस गांव के पास। पूरा गांव चला गया, करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ, पूरा गंगा में बह गया, कई एक घर उसमें कट के चले गए। बहुत ही दुखदायी, और उस घटना ने माननीय विधायक जी को पूरा एक्सपोज कर दिया। शाहपुर ही नहीं, पूरे बिहार फ्रंट पे ये पता चला एक ऐसा विधायक है जो अपने क्षेत्र के लोगों को ठगने का काम करता है। और हम लोगों ने जनता से वादा कर रखा है कि पिछले 10 सालों में जो भी नुकसान हुआ है क्षेत्र का, उसको हम लोग पूर्ति करेंगे। और विधायक जी का अपराध से पुराना नाता रहा है, उनका परिवार अपराधियों का पालन पोषण करता रहा है। अच्छा, पूर्व में भी जितने भी खूंखार अपराधी थे हमारे पिताजी की हत्या में जो लोग शामिल थे, उनको पॉलिटिकल संरक्षण माननीय राहुल तिवारी और उनके पिता शिवानंद तिवारी दिया करते थे। पॉलिटिकल संरक्षण देते थे। आज के भी डेट में उनके पॉलिटिकल एफिलिएशन उन अपराधियों का माननीय विधायक जी के परिवार से, पूर्व विधायक जी के परिवार से रहा है। और जिसका देन था, शाहपुर की जनता एक चीज देख रही थी। 15 के चुनाव में ठीक है, नीतीश जी उधर से हम लोग हार गए थे, लेकिन हारने का मतलब, चुनाव में राजनीति में हार जीत लगा रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट की हत्या करवाते। इसका आक्रोश जनता के मन में था। जनता को लगता था कि हमने जिस नियत के साथ विधायक को चुनकर भेजा था, उसके विपरीत उन्होंने काम किया। 15 में हमारे पिताजी हारे थे और ये जीते थे, लेकिन जीतने के 2-3 महीने के बाद ही उन्होंने मेरे पिताजी की हत्या करा दी थी। शाहपुर क्षेत्र की जनता में काफी आक्रोश था, और वही आक्रोश इस बार वोट के रूप में बीजेपी को मिला है, और लालटेन को शाहपुर की जनता ने बुझाने का काम किया है और कमल को खिलाने का काम किया है। पिताजी की हत्या की जो है बहुत दुखदायी खबर है, हो सकता है बहुत लोग इसके बारे में दूसरे क्षेत्रों के नहीं भी जानते हो। क्या हुआ था, वो घटना क्या थी, कैसे हो गया इतना बड़ा घटना? देखिए, पिताजी हमारे भाजपा के उपाध्यक्ष थे जब उनकी हत्या हुई, और निवर्तमान प्रत्याशी थे 2015 में शाहपुर विधानसभा क्षेत्र से। चुनाव के बाद लगन का टाइम चल रहा था, 12 फरवरी 2016 का वो दिन था। नवंबर में चुनाव खत्म हुआ था, 2-3 महीने का समय था। शादी समारोह से लौट रहे थे, तभी उनकी गाड़ी पर गोली बरसाकर उनकी हत्या कर दी गई, और 2-3 लोग और। उस समय आपकी उम्र क्या रही होगी? उस समय तो हम कॉलेज में थे। राजनीति से कोई वास्ता नहीं, हम बीटेक कर रहे थे, 3rd सेमेस्टर में थे जब मेरे पिताजी की हत्या हुई। उसके बाद से ही हम लोगों ने संकल्प लिया कि जिस नियत के साथ मेरे पिताजी की हत्या की गई है, अपोजिशन को उस नियत में सफल नहीं होने देना। मैं कॉलेज से जब भी आता था छुट्टियों पर, तो क्षेत्र में ही रहता था। उसके बाद से फिर पढ़ाई दी। तो फिर आपने राजनीति उसके बाद शुरू की? जी, उसके बाद से 17 में। सक्रिय कब हुए आप राजनीति में? देखिए, पूर्ण रूप से बोलेंगे तो 2018 से हुए, लेकिन 17 में ही माननीय नितिन नवीन जी ने अपनी टीम में युवा मोर्चा में मुझे प्रदेश कार्य समिति के सदस्य के तौर पर रखा था। उसके बाद से माननीय सतीश राजू जी जो हमारे जिला प्रकोष्ठ के संयोजक थे, उन्होंने अपनी टीम में मुझे सह संयोजक बनाया था प्रदेश में। तो पॉलिटिकल बैकअप या पॉलिटिकल मार्गदर्शन कई एक नेताओं से हम लोग को मिलता रहा है, और हम लोग लगातार क्षेत्र में भी काम करते रहे, पार्टी का भी काम करते रहे। इसका परिणाम है कि पार्टी ने भी विश्वास जताया, और क्षेत्र में घूमने का और मेहनत करने का नतीजा था कि जनता ने भी हमारे विश्वास पर अपना मोहर लगाया है, और मोहर ही नहीं लगाया, कम उम्र में बड़ी जिम्मेदारी दी है। बिल्कुल, शाहपुर जो सही मायने में विकास खोज रहा है, शाहपुर जो आज तक विकास को तरसता रह गया पिछले 10 सालों में, उस विकास को हम करेंगे। और हमने संकल्प भी लिया है कि जो 10 साल में कार्य नहीं हुए, उन कार्यों को पूरा करते हुए भी नए कार्य क्षेत्र में हमको 5 सालों में करना है। हमारा क्षेत्र एक गरीब क्षेत्र है, अधिकांश आबादी आप देखेंगे 90% आबादी आप देखेंगे तो लोअर क्लास, मिडिल क्लास, इस जो सामाजिक बाइफरकेशन है उससे लोग आते हैं। और उस ग्रुप से आने वाले लोगों का, युवाओं का हथियार अगर कुछ समाज में प्रतिष्ठा पाने का या स्थापित होने का, वो शिक्षा है। और शिक्षा के क्षेत्र में हमारा जो शाहपुर क्षेत्र है बहुत पिछड़ा हुआ है। आज के भी डेट में 2 कमरों में कक्षा 1 से लेकर 8 तक की पढ़ाई होती है। आप सोच सकते हैं कैसी पढ़ाई होती है। तो इसके लिए जिम्मेवार विधायक है कि सरकार है? पूर्ण रूप से विधायक है, और भी तो क्षेत्र है बिहार में, वहां पर अच्छे स्कूल स्थापित हो रहे हैं। शाहपुर के साथ कहाँ ऐसा हो रहा है?
ये आज तक विधानसभा में क्वेश्चन तक नहीं किया किसी विद्यालय के लिए, क्या बढ़िया विद्यालय हमारे विधानसभा में आया है। इन जो जिस स्कूल की मैं चर्चा कर रहा हूँ वहां पर इनके काफी अच्छे वोटर्स भी हैं। आज तक भी इन्होंने सूद लेना उचित नहीं समझा कि भाई जो हमारे वोटर्स हैं, हमारे अपने वर्कर हैं, वो क्लास 1 से लेकर तक के उनके बच्चे 2 कमरों में कैसे पढ़ते होंगे। देखिए इसका बेसिक कारण ये भी है क्योंकि वो खुद एक नॉन ग्रेजुएट है। अच्छा, ज्यादा उनके दादाजी मंत्री थे, पिताजी मंत्री थे, खुद बड़ा पॉलिटिकल लीगेसी से ये लोग आते हैं, लेकिन ये ग्रेजुएशन भी नहीं किए हैं। इतने बड़े परिवार, इतने बड़े परिवार। खैर इनकी पार्टी में होता है। अब जो मुख्यमंत्री का पहले इनके भी परिवार वाले जेडीयू में ही थे। हम नहीं, उससे पहले स्टार्टिंग ये लोग आरजेडी वाले हैं। बीच में 2-4 महीने साल के इनके पिताजी आए थे, वो तो हमेशा स्विच करते हैं, जिधर पॉलिटिकल लाभ मिलता है चल जाते हैं। आजकल भी लग रहा है कि लाभ के इंतजार में आजकल लालू परिवार को बहुत खड़ी खटी सुना रहे हैं। सबसे बड़े अवसरवादी नेता है वो शिवानंद तिवारी। जहाँ पॉलिटिकल लाभ मिलेगा वहां चले जाएंगे। खैर उनके बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, पिताजी से बड़े उम्र के थे और वो बहुत ज्यादा पॉलिटिकली सक्रिय भी नहीं, उनके बारे में कहना उचित नहीं होगा। लेकिन ये माननीय जो थे, इनके परिवार इतना बड़ा बैकग्राउंड था, गरीब असहाय लोग कम पढ़े तो समझ में आता है कि जिसके पास सब सुख सुविधा व्यवस्था हो, वो ग्रेजुएशन भी ना करता हो, उसकी सोच समझ तो मैट्रिक भी नहीं। वही हम बोल रहे हैं, जिस पार्टी से लोग आते हैं उसमें ये कोई नई बात नहीं है। वहाँ शिक्षा बहुत मायने नहीं रखती है। और वो चुनावी कैंपेन में भी दिखा। यहाँ हमारी भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन बिहार में टेक्नोलॉजी की बात करती थी, डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी की बात करती थी, AI वाले टेक्नोलॉजी की बात करती थी, बिहार के युवाओं को मॉडर्न टेक्नोलॉजी से इक्विप करने की बात करती थी। तो यहाँ इन ऑपोजिशन ऑन द अदर हैंड आरजेडी वाले कट्टा और बंदूक की बात किया करते थे। तो वो दौर जा चुका है। बिहार के जितने भी माता पिता हैं, जो जंगल राज का दौर देखे हैं पिछले 15-20 सालों में, जिन्होंने नया जनरेशन को लीड किया है, वो कभी भी अपने बच्चों को पुराने दौर में नहीं ढकेलना चाहते। और बिहार के, चूंकि हम लोग खुद युवा है, हमारे एज ग्रुप के लोग 5 साल बड़े या 5 साल छोटे जितने भी हुआ सभी हमसे जुड़े हुए हैं, किसी के मन में भी भाव नहीं है कि वो पुराने कट्टा वाला दौर बिहार में लौटे। आज के डेट में बिहार के युवा अपने आप को कंप्यूटर से रिलेट करते हैं, ना कि कट्टा से। और ये बात भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन समझती है, ना कि आरजेडी वाले। क्योंकि दोनों पार्टियों का जो चुनावी कैंपेन था उसमें बातें स्पष्ट रूप से है। लेकिन ये भी है ना कि महागठबंधन तो हर घर सरकारी नौकरी की भी बात कर रही थी। ये भी एक चीज है उनके तरफ से कही गई थी। देखिए लुभावने वादे सभी लोग चुनाव में करते हैं, और आरजेडी के शासन काल में वो बिहार दौर भूला नहीं है। तो हर घर से बच्चे किडनैप होते थे, हर घर की लगभग महिलाओं के सुहाग उजाड़ दिए जाते थे, हर घर से रंगदारी मांगी जाती थी। वो बात कोई भूला नहीं है। अब ये लुभावने वादे देकर कि नौकरी देंगे, बिहार की जनता पुनः वो गलती करने वाली नहीं है जो 90-2005 तक हुई। इस लोग सभी लोग के मन में दबी आवाज में ये बात आती थी कि अगर कहीं ये लोग गलती से आ गए, ये लोग हर घर रोजगार देना और नौकरी देना तो छोड़ दीजिए, फिर वो दौर ना लौट जाए कि हर घर से किसी न किसी का बच्चा किडनैप होगा, उसकी फिरौती मांगी जाएगी, रंगदारी मांगी जाएगी। और इनका चुनावी कैंपेन का जो गाना था, जिसको माननीय मोदी जी ने भी कहा था, वो साफ दर्शा रहा था कि इनकी सोच क्या है। तो बिहार की जनता ने ऐसे सोच वालों को एक तरह से शट डाउन करने का काम किया है, और नई सोच वाली भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन को मौका दिया है कि सही में जिस तरह पूरे देश में विकास हो रहा है, ठीक उसी प्रकार का विकास बिहार में भी और दोगुनी रफ्तार से हो, इस पे काम करने को मौका दिया। आपने शिक्षा की बात की, शाहपुर में जवैनिया गांव की कटाव की बात की आपने, लेकिन इसके अलावा कोई जो प्रमुख मुद्दा जो आपके शाहपुर क्षेत्र का रहा, जो आप क्षेत्र में घूम रहे होंगे, लोगों से मिल रहे होंगे, लोग समस्या बता रहे, कौन कौन सी है जिस पर फोकस अगले 5 साल आपका रहेगा? बता रहे हैं, जैसे कि हमारा क्षेत्र है, यहाँ पर पॉलिटिकली स्पॉन्सर्ड क्राइम बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, सत्ता संरक्षित अपराध जो होता है, धड़ल्ले पर हमारे तो भुक्तभोगी हैं, हम उसके भुक्तभोगी हैं। इतने ही नहीं भुक्तभोगी हैं, हमारे पिताजी की तो हत्या हुई ही, हमारे पिताजी के गवाह थे, उन्होंने गवाही दी थी, उसके बाद उनकी भी हत्या कर दी गई थी, उनकी भी हत्या कर दी गई, और वो उसमें भी वही लोग शामिल थे, विधायक जी करीबी लोग। शाहपुर की जनता एक चीज देख रही थी और परिणाम आपके सामने है। तो उस क्राइम को खत्म करना है, जो लोकल स्तर पर भ्रष्टाचार है, जो विधायक के संरक्षण में चलता था, उसको खत्म करना। आम जनता को किसी भी चीज के लिए परेशानी ना हो, और उनको हर चीज के लिए हमको फोन ना करना पड़े कि ब्लॉक में ये नहीं हो रहा है या यहाँ घूस मांगा जा रहा है, ये इस चीज को खत्म करना है। थाने की दलाली बंद करनी है, जो सही मायने में विद्यालयों में बच्चों को जो क्वालिटी एजुकेशन चाहिए उसको हम सुदृढ़ करें। और यहाँ के जो युवा जो इस 10 सालों में पढ़ाई लिखाई वाला फेज पार कर चुके हैं, पूरे स्कूल में नहीं जा सकते, कॉलेज में नहीं जा सकते, किसी तरह अपना डिग्री कंप्लीट किए, उनको भी टेक्निकल ट्रेनिंग देकर या फिर जो फील्ड में उनको इंटरेस्ट है उसको क्वालिटी ट्रेनिंग देकर उनको भी इक्विप करना है कि वो भी अपना रोजी रोजगार यापन कर सके। और आने वाली समय में आपको बता दें, अभी उद्योग जगत में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट बिहार में आने वाला है,
बहुत बड़ा, जितना बिहार के लोग सोचे नहीं होंगे उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट बिहार में आने वाला है। उस इन्वेस्टमेंट का ज्यादा से ज्यादा हम पार्ट हम अपने शाहपुर या भोजपुर जिले में लेकर जाए, ताकि हमारे युवाओं को अपने जिले में रोजगार मिले। सबसे बड़ी समस्या है, लोगों को दिल्ली बॉम्बे जाके कमाना पड़ता है, वो देखकर दुख होता है, दर्द होता है। उसको हम कुछ हद तक भी कम कर पाए इन 5 सालों में, आने वाले समय में तो उसको जड़ से खत्म करेंगे, लेकिन इन 5 सालों में उसको कम करना मेरी प्रायोरिटी है और इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। और बाकी रोड नली गली इसको हम विकास नहीं मानते, ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए। देश के आजादी के बाद इतने वर्षों के बाद भी रोड नली गली के लिए बात हम लोग करें, ये ठीक नहीं लगता है। ये बेसिक चीजें तो अब तक हो जानी चाहिए थी। शाहपुर की नलियां और गलियां आप देखेंगे तो रोड में नली है कि नली में रोड, आप समझ में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। इन सब चीजों को तो खत्म करना ही है। और क्षेत्र की बहनें, हमारे युवा भाई हमको अपने घर परिवार का मानते हैं, उनका बहुत उम्मीद विश्वास हमसे जुड़ा हुआ है। मेरा पूर्ण प्रयास है कि दिन रात दोपहरिया हम लोग मेहनत करके उनके उम्मीदों को जिंदा रखें और उनके विश्वास को हम लोग और मजबूत करें। एक आखिरी सवाल के साथ इस बातचीत को खत्म करेंगे। अब पिछले 2020 के चुनाव की बात करें या 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें, शाहाबाद में एनडीए हमेशा साफ ही नजर आया बीते 2 चुनावों से। इस बार क्या ऐसा नया हुआ कि मगध भी जीत लिया, शाहाबाद में तो पूरी बाजी आप लोगों ने पलट दी? देखिए, इस बार बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ था। शाहाबाद और मगध की जिम्मेदारी एक ऐसे युवा नेता को दी गई थी जिनकी अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो मुझे नहीं लगता है कि बिहार झारखंड या इंडिया लेवल पर एक वेल क्वालिफाइड नेता है। कहाँ से पढ़ाई करके आए, इतने बड़े इंस्टीट्यूशन को लेकर चलते हैं। हमारे भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री, हम लोग के सभी के बड़े भैया ऋतुराज सिन्हा जी का नेतृत्व था और उनके नेतृत्व में ही शाहाबाद और मगध लड़ा गया। उन्होंने एक सीट पे जाके मेहनत किया है, प्रत्याशी से ज्यादा मेहनत की है। हम लोग तो अपने अपने कार्यों में लगे थे, उसके बैक एंड में भी जाके वो काम करते थे। अच्छा, हम लोग को बिना बताए। ऐसा नेतृत्व और ऐसा मेहनत करने वाला व्यक्ति इतना युवा उम्र में, उनको देखकर हम लोग को प्रेरणा मिलती थी। पूरा जीत का श्रेय हम अपने तरफ से, मुझसे पूछिएगा तो माननीय ऋतुराज सिन्हा जी को हम देंगे। हमारे बड़े भाई समान, हमारे अभिभावक है, और उनका जो सोच था, उनका जो मेहनत था और पार्टी का जो विश्वास उन पर था, उन्होंने बखूबी उसको निभाया है। और ऐसे युवा नेताओं की जरूरत है, बिहार को ही, देश को भी जरूरत है। तो देखिए, लेट्स सी फ्यूचर में क्या होता है, लेकिन उन्होंने जो मेहनत किया बहुत ही वो काबिले तारीफ। अब तारीफ करना कहीं ना कहीं उसको छोटा हो, उसको जितना आभार व्यक्त किया जाए वो कम है। और शाहाबाद और मगध विशेष उनका फोकस था, उसका परिणाम भी सबके सामने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राकेश रंजन जी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। शाहपुर के नवनिर्वाचित युवा चेहरे के तौर पर विधायक बने हैं। जनता की उम्मीदें इनसे बहुत अधिक है। अब देखना है अगले 5 साल अपने क्षेत्र में जनता के लिए कितने वहां पर समर्पित रहते हैं, जो वादे किए हैं उस पर कितना खरा उतरते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।